को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अभी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के लाइवलीहुड रिलेटेड एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और मेरा अनुभव स्वास्थ्य और आजीविका जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर रहा है। और मैं साथ ही में एक यश फेलो भी हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी बातचीत का प्रमुख विषय यह है कि यूथ लीडरशिप की समाज में क्या आवश्यकता है, वह कैसे यूथ लीडरशिप समाज में बदलाव ला सकता है। साथ ही हम यश फेलोशिप के फेलो से सुनेंगे कि उनका फेलोशिप के दौरान का अनुभव कैसा रहा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में आईसीआरडब्ल्यू एशिया और सीनी इंडिया के प्रतिनिधि जुड़े हैं, जो हमें बताएंगे कि उनका इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा तथा वे इस कार्यक्रम के दूरगामी प्रभाव को कैसे देखते हैं। तो आज के पहले स्पीकर डॉक्टर रवि वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। रवि वर्मा इज रीजनल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन्स एशिया रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ओवर द पास्ट 3 decades or so, he has worked on issue of men, masculinities, male sexual health, and gender equality as they related to violence against women, reproductive health, including family planning and HIV and AIDS in India and Asia. Ravi is also the chair of the Indian National Technical Resource Group of Stigma and vice chairman of the Indian National AIDS Control Ethics Review Committee. He also sits on advisory committee on the government's response to child marriage, gender-based violence, and adolescent health. अ, आप रवि सर, आप अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ यंग पीपल सेटिंग एसआरएचआर विषय पर वक्तव्य देंगे और इस विषय पर हमें बताएंगे कि आईसीआरडब्ल्यू एशिया के इस पर क्या विचार है। तो ओवर टू यू रवि सर, प्लीज शेयर। धन्यवाद नरेंद्र जी। मेरा परिचय मेरे वक्तव्य से ज्यादा बड़ा हो गया है। एक्चुअली मेरा मेरा वक्तव्य इससे छोटा होने वाला है। आप लोग तो युवा लोग हैं और शायद मुझे अ, आप और काफी समय से आप इस कार्यक्रम में अपने खुद ही स्वयं प्रेरित हो करके जुड़े हैं। तो मुझे शायद आपसे सीखने की जरूरत है, आपको बताने की नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी लोग यस फेलोशिप से जुड़ करके, और यस फेलोशिप तो केवल एक छोटा माध्यम है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी इससे आगे जा करके या इसके इतर इन अपने पैशन को या अपनी जो आपकी सोच है उसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर यश फेलोशिप का जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, वो किसी भी रूप में आपको मदद कर सके तो उससे अच्छी खुशी की बात हम लोग को कुछ नहीं हो सकती। आईसीआरडब्ल्यू कोई एक फंडिंग संस्था नहीं है। हम लोग स्वयं सीखने की प्रक्रिया में हैं, और मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारे और पार्टनर्स की मदद से बना है, उसमें एक बहुत छोटी मदद है इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की। मैं कुछ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा, और शायद मैं आपके साथ ज़्यादा जुड़ा भी नहीं रह सकता, क्योंकि आज मुझे अभी एक दूसरे कार्यक्रम में मैं पहले से कमिटेड था, तो वहां जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं माफी आपसे मांगूंगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथी लोग हैं यहाँ पर। अम, अ, मैं केवल दो ही तीन बात कहूंगा आपसे कि जो मेरी समझ है कि आज का युवा जो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उसके जो मौके हैं वो बहुत ही बृहद हैं, और काफी उनमें पैनापन है। उसकी एक उसका सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि जो आज के युवा का इंटरनेट या उसकी समझ की और जितने सोर्सेज हो सकते हैं उससे इंफॉर्मेशन को लेने की, उसकी उसकी पकड़, उसकी सक्षमता, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की या उनको
उन जिस तरीके से वो उसमें जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है। उसके साथ ही वो चैलेंज भी दिखता है कि क्या वो सोर्सेज जो माध्यम हैं जिसके तहत उनको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, या जहां से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसमें कितनी सत्यता है, कितनी उसकी जो है उसकी वैलिडिटी क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ले कर उसको ऐसे ही फेस वैल्यू पर उसको हम ले लेते हैं, या उसका सत्यापन स्थापित करते हैं कुछ और माध्यमों के द्वारा। वो क्षमता है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, वो चैलेंज है। और शायद हम इस यश फेलोशिप जैसे प्रोग्राम की जिम्मेदारी ये है कि अगर यूथ जो इससे जुड़े हुए हैं वो अपने माध्यमों से जो भी इंफॉर्मेशन वो लाते हैं, उनको किस तरीके से उनको परिष्कृत किया जाए, उनको उनकी सत्यता स्थापित की जाए, उनकी ऑब्जेक्टिविटी को एस्टैब्लिश किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज का यूथ हम मेरे ख्याल से ज्यादा उत्साहित है अपने भविष्य के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो माहौल है, उस माहौल में एक एनर्जी है, और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे ख्याल से इसका पूरा पूरा उस उसका यूज होना चाहिए। जो संख्या है आप लोगों की, जो यंग लोगों की जो संख्या है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है यूथ की, दो वजहों से। एक तो संख्या होने की वजह से उसमें एक डाइवर्सिटी भी होती है। जब नंबर ज्यादा होते हैं तो उसमें तरह तरह के यूथ होते हैं, तरह तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उन उन सभी विभिन्नताओं के साथ लोग एक साथ जुड़े, एक दूसरे की विभिन्नताओं को का आदर करें। और अगर यूथ ही अगर इन बातों को नहीं समझेगा तो फिर आगे हमारे हमारे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आप ही लोगों की इसको इसकी जड़ बनाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे की विशिष्टताओं, अलग विभिन्नताओं का आदर करें, और उनसे उनको कैसे समाहित करें अपने अपने साथ। जहां तक SRHR का एजेंडा है, मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ी जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो है कि यूथ में जो चूंकि शादियां देर से हो रही हैं, आपसी संबंध बनते हैं, और और उसमें दो दो जो आयाम है, एक तो मानसिक स्वास्थ्य का, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इंटरट्वाइन है। और यूथ्स को जो हमारे लीडर हैं, यूथ लीडर, अगर वो इन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उनको इनके बारे में बातें कर सकते हैं खुले मन से और खुले विचारों से, तो शायद उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। हम हमारे ख्याल से यूथ के अंदर बदलाव जो आना है वो यूथ के द्वारा ही आना है। यूथ के जो युवा वर्ग है उनके ही लीडर से आना है, और इस उसकी जिम्मेदारी शायद। और आज जनरेशन गैप यूथ और दूसरों के बीच में इतनी ज्यादा इतनी इतनी छोटी छोटी अवधि में भी जनरेशन गैप है। और मुझे लगता है कि लीडरशिप यूथ लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि वो इस जनरेशन गैप को जितनी जल्दी हो सके उसके लिए रिस्पॉन्सिव रहें, उसको भरने की कोशिश करें। ऐसी एक कम्युनिकेशन, एक ऐसी लैंग्वेज तैयार हो जो एक दूसरे के प्रति आदर की हो, और गैप की बजाय एक दूसरे को साथ लेके चले। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग इस कार्यक्रम को, और जो आप यहाँ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, वो इसको बहुत आगे ले जाएगी। और हमारे साथी सुराश्री जी हैं, प्रणीता जी हैं, हमारी पूरी टीम ICRW की है। जो भी उनसे मदद हो सकती है वो हमेशा हम लोग आपके साथ हैं।
और फेलोशिप के प्रोग्राम के दौरान रहेंगे और उसके आगे भी रहेंगे। तो इन सब कुछ संक्षिप्त शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, काफी शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर ये उत्साह, ये एनर्जी और ये ऊर्जा जो है वो बनी रहेगी, और आप हम लोगों से जुड़े रहेंगे जैसे हम आगे चलेंगे। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम आगे लेके चलिए और हम लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू रवि सर। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आज का युवा आज के संसाधनों का उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और उसे सामाजिक विकास में अच्छे से लगा सकता है। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर सुराश्री सोमे जी को। डॉक्टर सुराश्री सोमे इज असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर जेंडर एंड क्लाइमेट ICRW and also program director of Yes Fellowship। आपको रिसर्च एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग रिसर्च स्टडी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट इवोल्यूशन व पॉलिसी एनालिसिस के क्षेत्र में 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। आप फेलोशिप के 10 मंथ की जर्नी शेयर करेंगे, तो सुरश्री मैम प्लीज शेयर, ओवर टू यू। Thank you, Narendra. Thanks a lot. And thank you, Ravi, और आपने जितने खूबसूरत तरह से समझाया है। We are really thankful to you. So जब यश फेलो की बातचीत करें तो first of all, good afternoon. Good afternoon to all of you. It's really lovely to be with all of you in such a beautiful evening. At least in Bangalore, it's really very beautiful. And जहाँ तक ये जो है, ये पर्टिकुलर जो आज का जो सेशन है, आज का जो वेबिनार है, ये सेकेंड इन सीरीज है। इससे पहले 13 तारीख को भी हम लोगों ने एक वेबिनार किया था जहाँ पर यश फेलोज ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे, अपने अपने विचार उन्होंने शेयर किए थे। सो अगर जैसे नरेंद्र ने कहा कि 10 महीने का जो ये फेलोशिप है, ये जो हुआ ये करीब मतलब कि शुरू हुआ था करीब जुलाई में, जब हमने पहली बार हम लोगों ने पब्लिश किया था ICRW की वेबसाइट पर यश फेलोशिप के बारे में। और फिर हमने वी कॉल्ड फॉर एन एप्लीकेशन, और जहाँ पर मतलब कि मोर देन 147 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, और उनको फिर 2 बेसिक क्राइटेरिया पर सिलेक्ट किया गया था। फेलोज शुड बी बिटवीन द 21 to 30 years and they should be from the 5 priority states of NCGL, जो मतलब कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम एंड झारखंड से। अगर इन दोनों क्राइटेरिया के बाद हमारे पास 60 फेलोज रह गए थे, जिनमें से हमको केवल 20 या 20 से 20 से 25 सेलेक्ट करने थे। उसको फिर हम लोगों ने बाद में और भी 6 हम मतलब कि पैनलिस्ट फ्रॉम ICRW एज वेल एज फ्रॉम जपाईगो, हम लोगों ने 6 इंडिकेटर्स पर फिर से हमने सभी फेलोज को फिर से स्कोर किया था, जिसमें जेंडर, डिसेबिलिटी, स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्किंग स्टेटस, वर्क एक्सपीरियंस एंड पर्पस टू जॉइन द फेलोशिप। तो इन 6 क्राइटेरिया पे फिर हम 4 पैनलिस्ट ने सभी फेलोज को स्कोर किया था। उसके बेसिस पे हम लोगों ने हर स्टेट से फेलोज सेलेक्ट किए थे। तो in a way we have gone through a very long process to select all the 21 fellows who are part of this Yash Fellowship today, and we are proud of each of them. And मैं और हमारे साथ निधि थी, and we are continuously engaged with the fellows. मतलब कि हर वीक में तो हम लोग बात ही क्या करते थे। एंड इट स्टार्टेड, उसके बाद जब फेलोशिप सेलेक्ट होने के बाद, फेलोज को सिलेक्शन के बाद, वी इनवाइटेड देम फॉर इन पर्सन सेशन जो नवंबर को हुआ था। एंड उस सेशन में जो जहाँ पर फेलोज ने हैज गेन्ड thematic knowledge on gender and SRHR and various intersectional themes like climate change, adolescence, early marriage and value of girl child। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। दैट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी वी स्टार्टेड द ऑनलाइन क्लासेस, एंड वी स्टार्टेड विद ए स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर फेलोज की, जहाँ पर उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट किया था कि मैम क्या LGBTQ कम्युनिटी पर हम लोग
कोई एक सेशन कर सकते हैं कि ताकि हम लोग जान पाए उनके भी SRH राइट्स पर. We invited a subject specialist for that, and they have spoken to our YES fellows. And after then we have started the research methodologies का session शुरू किया था, जो करीब 7 घंटे का था. More than 60 hours हम लोगों ने सेशन किया था ऑन रिसर्च मेथोलॉजीज. आप लोगों की जानकारी के लिए हमारे ज्यादातर फेलोज जो हैं वो काम करते हैं. दे आर एंगेज्ड विद वेरियस ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस. और उनके लिए हर रोज सुबह आना बहुत मुश्किल था. सो वी यूज्ड टू कंडक्ट आवर सेशन इन द इवनिंग्स. 5 बजे के बाद रखा करते थे ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा फेलोज हमारे ज्वाइन कर पाए और उनको हर रोज इस तरह से छुट्टी ना लेनी पड़े. सो हर रोज तो नहीं था, वीकली वंस या ट्वाइस था, तो इस तरह से छुट्टी ना लेनी पड़े. सो दैट्स हाउ वी हैव conducted the classes. And I'm proud to say that most of our fellows joined those sessions, and they have really actively participated in those sessions. And उसके बाद जो है फेलोज ने दूसरी चीजों को भी बहुत सारे पार्टिसिपेशन किए थे. अगर यही केवल सेशन ही नहीं हुई, our fellows has participated in many forums like G20 Health and Youth Wealth of Nation in India, जो मतलब कि दिल्ली में हुआ था. वहाँ पर our selected fellows has participated in that, and they also discussed about the issues and their thoughts on the youth and their health issues. And they really gained a whole lot of experiences from that. They have shared their experiences through blogs, through various social medias, and that was really a very great opportunity for them. उसके बाद जो है फेलोज जो है हम लोग मतलब कि वैसे तो हर एक 4th Saturday of the month we used to join with them to discuss to discuss anything that is any pressing issues or anything that they want to discuss. Some of the time, some of the fellows has discussed about certain issues that they have faced related to the community and all those. So we discussed about it, and so many of those discussions happened on every 4th of Saturday, which was an open house, and which gave us an opportunity also as a mentor or as a project team to interact with our fellows. And fellows also got the opportunity to interact with each other. Frankly speaking, I think that fellows are really they came to meet each other. They developed their feasibility to work with each other. They worked in a team. क्योंकि जब उन्होंने फिर जब नॉलेज प्रोडक्ट जब डेवलप करने की बात आए तो फेलोज दे सेलेक्टेड देयर थीम्स कि किस थीम पर किस टॉपिक पर वो काम करना चाहते हैं. एंड दोस आर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर इंटरेस्ट, एंड दे सेलेक्टेड देयर टॉपिक्स. और उस टॉपिक के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड देम इन 5 ग्रुप्स. और उन 5 ग्रुप्स में उन फेलोज ने फिर वहां पर काम किया है. वहां पर उन्होंने रिसर्च मेथोलॉजीज डेवलप की हैं, टूल्स बनाए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं. So they have gone through by the whole process, might be at a very smaller scale, but they have gone through by it and they learned from the process. And while writing the report also, it is not only from the data that they have collected that वहां से उन्होंने जो रिपोर्ट लिखा है, most of their data or the information that came from their experiences from the field. And that's what this particular जो knowledge product है. That's why it is very different from many other जो research studies आते हैं, because here we are trying to fill the gap कि जो field के जो informations है वो वहाँ पर reports में आए. So that's how, as most of our fellows are engaged in field, they are working on those particular themes. So उन्होंने अपने जो experiences हैं, अपने जो observations हैं, उनको include किए हैं. So that make
made the whole report very vibrant. And we will really request you to go through by the reports when they get published, and you will really enjoy reading it, looking at from the very different perspective, a perspective of a youth, a perspective of a person who is working in a grassroots. So it would be a very different perspective that you will get in the report. And I'm thankful to each of them that they brought in their experiences in this knowledge product. After then also the fellows has really worked very hard mainly to remain connected, to talk, discuss about many things. So rather than going forward on इस fellowship में, I have in brief tried to give you that क्या हुआ है इस 10 महीने में. But there are many other things to share. But more than that, we will really like to hear from our fellows कि उनके क्या observations रहे जब उन्होंने knowledge product बनाए, उन्होंने क्या observations रहे, जहाँ पर उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर उन्होंने अपने field के experiences भी वहाँ पर लिखे हैं. So let's hear for them, and it would be, I hope you will enjoy the sessions or enjoy the discussions by our fellows. Thank you. थैंक यू सुरश्री फॉर शेयरिंग द जर्नी ऑफ फेलोशिप. सो अब समय हो चला है कि हम हमारे फेलोज से सुने कि उनकी फेलोशिप के दौरान की क्या लर्निंग्स रही, क्या एक्सपीरियंसेस रहे. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं फरीदा बानो को. फरीदा, आप वेस्ट बंगाल से हैं. आप लेक गार्डन्स वुमेन एंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट सेंटर संस्था के प्रोजेक्ट में एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं. आपने बैरियर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एसआरएचआर एंड डिजास्टर विषय पर फेलोशिप के दौरान काम किया. अब मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपनी लर्निंग शेयर करें. तो फरीदा, प्लीज. थैंक यू नरेंद्र, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज जा रही है ना आप? यस यस. थैंक यू नरेंद्र, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और पिछले 10 महीने में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, शेयर की. तो उनमें से मैं अपने कुछ रिफ्लेक्शंस आप सबके सामने रखना चाहूँगी. तो जैसा कि नरेंद्र ने पहले ही बता दिया, मेरा नाम फरीदा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ. और हमारी जो टीम थी उसका जो हमने थीम जो चुना था वो एक्सेस टू एसआरएचआर सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर, वुमेन्स के लिए जो एसआरएचआर सर्विसेज है डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या डिफिकल्टीज फेस करती हैं, उस पर था हमारा स्टडी. और हमने ये अप्रैल में काम करना शुरू किया. हमारे ग्रुप की जो मेंटोर थी वो सुरश्री मैम थी, और हमने उनकी मेंटोरशिप की मदद से बहुत सारे सोर्सेज से जानकारी निकाल कर अपना पहला जो असाइनमेंट था लिटरेचर रिव्यू सबमिट किया. उसके बाद हमने अपना ये जो मेथोडोलॉजी था हमारा, हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनियर डेवलप किए. और आसाम और सुंदरबन से हमने 10-10 करके रिस्पॉन्ड कलेक्ट किए. आसाम में हमारी जो सहायता की टीआईएसएस टीम ने हमारी सहायता की, वो 10 रिस्पॉन्स वहाँ से कलेक्ट करने में. और वेस्ट बंगाल में हमारी सहायता की नेचर एनवायरनमेंट एंड न्यूज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया में काम करते हैं. और जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल और आसाम ये दोनों ही स्टेट डिजास्टर प्रोन स्टेट्स हैं. और मैं कुछ डेटा आपको शेयर करना चाहूँगी. जैसे पिछले 10 सालों में 2011 से 2021 में आसाम में 10 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स हुए हैं. फ्लड्स वहाँ पे हर साल मानसून में आते रहते हैं. वहीं पर जब सुंदरबन की बात करें तो वहाँ पे अभी पिछले 10 सालों में जो फ्लड है, जो साइक्लोन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50% ज़्यादा बढ़ गई है. और हर साल ही साइक्लोन, अभी 2-2 साइक्लोन हर साल ही आते हैं. और तो इसीलिए हमने दोनों एरिया चुना था और वहाँ से 10-10 रिस्पॉन्ड कलेक्ट किए थे. उनमें से जो हमें जो जानने को मिला उन 20 रिस्पॉन्ड से, उनमें जो एसआरएच पर्सपेक्टिव में था कि जो रिलीफ कैंप में जो लोग रहते थे उनसे उन्होंने अपना शेयर किया कि जो 20 में से 1/3 पॉपुलेशन ने कहा कि उन्हें रिलीफ किट मिला. और उनमें से सिर्फ 38% ने ही रिलीफ किट में सैनिटरी नैपकिन मतलब उनको हासिल हुआ सैनिटरी नैपकिन.
जिनमें से कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि वो रेगुलर अपने दिनों में सैनिटरी नैपकिन नहीं इस्तेमाल करते, वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने में उनको बहुत डिफिकल्टीज आई फ्लड के टाइम में, क्योंकि वो पैंटीज नहीं इस्तेमाल करते थे। तो और इसके अलावा जो फ्लड कैंप्स में डिस्पोज करने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। सैनिटरी नैपकिन को कहाँ वो डिस्पोज करेंगे सही तरीके से, उसका भी सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं था। जो टॉयलेट्स में पानी की फैसिलिटीज नहीं है और सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं है। जहाँ पे टॉयलेट्स की मौजूदगी थी वहाँ पे वो टॉयलेट्स इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं है। तो ये इस तरीके के रिस्पॉन्स हम लोगों को उनसे मिले थे। हमारी फाइंडिंग्स से जो हमें मतलब उस आधार पे हमने कुछ रिकमेंडेशंस भी लिखे अपने नॉलेज प्रोडक्ट में, जिसमें से था कि जो रिलीफ टीम होती है, रिलीफ टीम में महिलाएं नहीं थी और महिलाएं कभी कभी वो बहुत ही कम विजिट करती थी। तो हमारा रिकमेंडेशन उसके लिए ये था कि महिलाएं उस रिलीफ टीम में होनी चाहिए और एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जो 24/7 मौजूद होना चाहिए। और उसका अगर वो जो नंबर हेल्पलाइन नंबर है वो अगर काम ना आए तो उसका अल्टरनेटिव भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा जो टॉयलेट्स हैं वो सेपरेट होने चाहिए। हालांकि ये पॉलिसी में एनडीएमए की पॉलिसी में ये है कि वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स होंगे, पर उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर काम करने की जरूरत है। और सेपरेट टॉयलेट्स ये मैंडेट मतलब सभी जगह पे होने चाहिए सारे रिलीफ कैंप में। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप होते हैं, मैं खुद भी सुंदरबन में काम की हूँ, मैं आसाम का नहीं बता सकती, लेकिन सुंदरबन से मैं रिलीफ कैंप में खुद गई हूँ। वहाँ पे इतने छोटे छोटे रूम में सब एक साथ, महिलाएं पुरुष बच्चे सब एक साथ रहते हैं। और जो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड करती हैं या फिर जो महिलाएं पीरियड्स हैं, उनको बहुत दिक्कतें पेश आती हैं और वो उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज में बहुत दिक्कतें आती हैं आगे चलकर। तो बहुत ज़रूरी है कि उनका सेपरेट रूम्स वहाँ पे मौजूद हो रिलीफ कैंप में। इसके अलावा पीने का पानी का बहुत दिक्कतें होता है वहाँ पीने के क्योंकि सुंदरबन एक तो सेलाइन मतलब वहाँ पे सेलाइन वाटर मिलता है और जब भी साइक्लोन या फ्लड आता है वो पूरा पानी वहाँ पे सेलाइन हो जाता है, मतलब नमकीन हो जाता है, वो पीने के लायक बिल्कुल नहीं रहता है। और देखा जाता है कि रिलीफ कैंप में भी पानी पीने की पानी की सुविधाएं वैसी मौजूद नहीं होती। तो ये सब चीज हमें वैसे तो जब हमने सर्वे किया तो पता चला। उसके अलावा उससे पहले से भी मुझे वो सारी जानकारी मतलब होती थी, क्योंकि मैं भी रिलीफ टीम में आम्फान के टाइम में काम किया था। और लोगों की जो मतलब जिस तरीके की समस्याएं महिलाएं वहाँ मतलब फेस करती हैं, वो शायद हम बहुत ही कम टाइम में बहुत कम रेस्पॉन्डेंट से वो चीजें हम अपने मतलब इतने ज्यादा तरीके से नहीं ला पाए, लेकिन कोशिश की कि हम उन सारे जो डिफिकल्टीज है जो महिलाएं फेस करती हैं उस साइक्लोन एरियाज में या फ्लड एरियाज में, उनको अपने रिपोर्ट में हाईलाइट कर सकें। तो थैंक यू। मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Farida. You have shared really great findings. आपने बताया कि नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे SRH सर्विसेज एक्सेस करने में कैसे वुमेन्स एंड एडोलसेंट को समस्याएं होती है, परेशानियां होती है, और आपने अपने रिकमेंडेशंस भी रखे जो कि पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आफ्टर फरीदा मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्वामी चक्रवर्ती को। स्वामी सिडनी संस्था में जेंडर एंड चाइल्ड इशू प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। आपको डिजास्टर, यूथ हेल्थ और जेंडर के विषय में कार्य अनुभव है। साथ ही आप यस फेलोशिप प्रोग्राम में फेलो भी हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग फंड फ्लो एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आरकेएस के प्रोग्राम के सब्जेक्ट पर फेलोशिप के दौरान काम किया है। इस विषय पर आपकी क्या लर्निंग्स रही, मैं स्वामी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करें। स्वामी। थैंक यू नरेंद्र, मुझे ये प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज मैं अपने टीममेट्स ग्रुप नंबर 2 के बिहाफ में हमारा जो यश फेलोशिप में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थी, जो भी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम या आरकेएस के स्कीम जो है उसके ऊपर थी, तो मैं उस विषय पे बात करूंगी। हमने काफी सारी चीजें इस दौरान सीखी है और आज हम उसमें से बस
एक पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड आशा और एएनएम का जो चैलेंजेस है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आरकेएस के जो था वो एडोलेसेंट यूनिवर्सल कवरेज ऑफ एडोलेसेंस फॉर एसआरएचआर, जेंडर बेस्ड वायलेंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर इन 6 कंपोनेंट्स के ऊपर काम करती है। इट्स अ इंडिया बेस्ड प्रोग्राम। ये इंडिया के हर एक स्टेट में होती है, लेकिन फिर भी इस इंडिया में होने के बावजूद इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है स्टेट्स को ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो उन 4 कैटेगरीज में सबसे पहले जो आता है वो है हाई फोकस स्टेट्स। हाई फोकस स्टेट्स में फिर 10 स्टेट्स है, जिसमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स है हाई फोकस स्टेट्स में। और उन तीनों स्टेट्स में मेरे फेलो मेंबर्स वहां से बिलोंग करते थे और उन्होंने डायरेक्टली इस पूरे लर्निंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है। साथ में एक कैटेगरी आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम है, उसमें से मेरे फेलो मेंबर ने यहाँ पे इस स्टडी में हमें सीखने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो जब हम आरकेएसपी के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, तो हमें एक चीज जो समझ में आई कि इस आरकेएस के कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सबसे बड़ा गुड दायित्व जो होता है वो आशा वर्कर और एएनएम दीदी का होता है। वो कम्युनिटी तक रीच करते हैं और कम्युनिटी में रीच करके एडोलेसेंट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके साथ 6 कंपोनेंट्स के ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन इस काम को जब वो करते हैं कम्युनिटी में, तब उनको काफी सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। और वो जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, सबसे पहले उसमें जो आता है वो है लैक ऑफ माइक्रो प्लानिंग। क्योंकि ये आरकेएस की स्कीम पहले प्लान हो, टॉप डाउन अप्रोच से प्लान होना है स्कीम का, पॉलिसी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो नहीं होता है, वो ऊपर से प्लानिंग होके आती है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स या स्टेट ऑफिशियल्स की जो प्लानिंग होता है या माइक्रो प्लानिंग होते ही कि कब कौन सी इवेंट होनी है, किस तरीके से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सारी चीजें सही से नहीं होने के कारण आपाधापी में इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती है और उसमें जो कवरेज होनी होती है उस इवेंट्स में वो कम होता है और वो रिफ्लेक्ट भी कम जाता है रिपोर्ट्स में। दूसरा चीज है कि एक जेंडर और कल्चरल बायसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कम्युनिटी में एसआरएच से संबंधित या जेंडर नॉर्म से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स है, पेरेंट्स जिस कॉन्सेप्ट्स को बिलीव करते हैं, ट्रेडिशनली कल्चरली जिस कॉन्सेप्ट्स को बिलीव किया जाता है, वो काउंटर करता है जब हमारी आशा दीदी या एएनएम दीदी एडोलेसेंस के साथ बात करती है। तो इस दौरान में उन्हें काफी सारे काउंटर फीडबैक्स या क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है हमारी पेरेंट्स से, कम्युनिटी से, जो उनको पीछे खींचती है इस तरीके का कार्यक्रम में खुल के बात करने के लिए, ये इस तरीके का कार्यक्रम को और आगे लेके जाने के लिए। इसके साथ साथ जो है कि कल्चरल बायसेस या अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी हमें खुद उन आशा दीदी या एएनएम में भी महसूस हुई, जो कि ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। एसआरएचआर हो, मेंटल हेल्थ हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, सब्सटेंस अब्यूज हो, ये सब टॉपिक्स जो है ये हमारी यूथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और इन पे काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि नहीं हो पाती है। और क्योंकि हमारी आशा वर्कर्स या एएनएम भी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है, तो उनके अंदर भी वो बिलीफ सिस्टम्स बहुत होते हैं जो कि लार्जर कम्युनिटी में होते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट में कोट करना चाहूंगी, जब हम एक केस स्टडी कर रहे थे और उनके साथ, आशा वर्कर के साथ बात करने के दौरान हमें ये पता चली कि वो भी सेम मेंस्ट्रुअल बिलीफ, मेंस्ट्रुअल मिथ्स में बिलीव करती हैं जो कि लार्जर कम्युनिटी बिलीव करती है। तो ये एक इशू भी, चैलेंज भी है जो हम फेस कर, जो आशा दीदी फेस करते हैं। अ, चौथी है कि रिसोर्स कंटेंट्स। काफी बार ऐसा होता है कि जो बुक्स की वैल्यू होती है या सैनिटरी पैड होती है या फिर अवेयरनेस के लिए एजुकेशनल मटेरियल्स की जरूरत होती है, वो सब अवेलेबल नहीं होती है। और क्योंकि अवेलेबल नहीं होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, तो काफी बार ऐसा होता है कि उनका अवेयरनेस सेशन इनकम्प्लीट रह जाता है या अवेयरनेस सेशन के साथ साथ जो भी सामान सप्लीमेंट्री देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। वो भी उनके सर्विसेज को, उनकी कवरेज को अफेक्ट करती है। और साथ में और एक चीज जो हमें इनसे सीखने को मिली कि पूरा आरकेएस के मॉडल जो है
वो आरकेएस के रीइंबर्समेंट मॉडल पे चलती है। प्रोग्राम पहले खर्चा होके हो जाना होता है और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसका पैसा आता है। तो क्योंकि आशा वर्कर एएनएम भी रेस्पॉन्सिबल होती है कम्युनिटी लेवल पे इन प्रोग्राम्स को करने के लिए, अ, वो खुद अपना पॉकेट से पैसा खर्चा करके ये प्रोग्राम्स करती है। लेकिन क्योंकि वो भी इस कम्युनिटी के पार्ट है, उनकी भी सैलरीज बहुत लो होती है, तो वो जब खर्चा करना पहले नहीं चाहते हैं, अगर खर्चा करते भी है तो उनका रीइंबर्समेंट का जो प्रोसेस होता है या रीइंबर्समेंट का जो टाइम होती है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो ये एक काफी बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है, जो हमें एक चैलेंज पता चली। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आशा और एएनएम हमारे रूरल कम्युनिटीज में इंडिया में सबसे रिस्पॉन्सिबल होती है कि हर एक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाए जाए कम्युनिटी मेंबर्स तक, कम्युनिटी पे। तो उनके ऊपर पूरी हेल्थ की जिम्मेदारी होती है। और बाकी सब हेल्थ का काम करते करते कभी कभी आरकेएसपी का जो कॉम्पोनेंट्स है वो उतना प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ पाती है और उस हिसाब से कवरेज कम हो जाती है। तो ये काफी सारे चैलेंजेस हमने सीखी जानी, उसके साथ साथ और भी चैलेंजेस थे, बट आज मैं यहाँ पे इस मंच पे इतना ही पर फोकस करना चाहूंगी। थैंक यू। Thank you, Swami. After Swami, we have other fellows. Swami के बाद मैं नम्रता पंडित को आमंत्रित करता हूँ. Namrata is a science teacher in the district or Manchi, Jharkhand. She has worked with Yuva organization since 2021. The goal of work done at Yuva is to empower first generation learners in the rural community of this district through sports and education. She teaches grades 8 and above the subject of science and high school biology. During fellowship, she works on the subject understanding barriers of adolescent to access sexual and reproductive health service. So request you Namrata, please इस विषय पर आप अपना experience and learning share करें. नम्रता, आपको आवाज आ रही है? Yes, yes. Am I audible? Yes, Namrata. Yes. अब Yes, thank you Narendra for the introduction. And जैसे कि नरेंद्र जी ने कहा कि मैं साइंस टीचर रह चुकी हूँ पिछले कुछ सालों में, and in the past 1 year I was also a YES fellow, and I got to work on the topic of barriers that adolescents face while accessing SRHR services. And my team comprised of 5 other members from priority MCGL states. मेरा काम का फोकस झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में था, झारखंड के स्टेट में था. मेरे साइंस टीचर होने के नाते आई थॉट दैट द कंट्रीब्यूशन आई कुड मेक वाज टू एनालाइज science textbooks in the country or in the state that are used to provide SRHR information. जब हम adolescents की बात करते हैं and उनका introduction to sexual health and reproductive health, a majority of that is done through school textbooks. तो इंडिया में स्टैंडर्डाइज एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो होती है, और एनसीईआरटी करिकुलम में मैंने ऐसा देखा कि it does a been teaching about reproduction, हमारे body की changes in the adolescence, and all of that is there, but there is a huge part of it missing in the language of the textbook used, जहाँ पे हम language में ऐसा बताया जाता है adolescents को कि आपका body is changing just to adjust and accommodate to the inevitable goal of reproduction. तो इस दौरान उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी, उनको कंसेंट का कॉन्सेप्ट या जो भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है एडोलेसेंस में, ये सब की बातें नहीं होती है टेक्स्ट बुक में. और जब टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन अ फियर बेस्ड अप्रोच टू sexually transmitted diseases या contraception, then it is also not discussed in classrooms openly. तो जब मैं खुद student हुआ करती थी versus now as a teacher, I don't see a lot of difference that is there in the textbooks or the fellow teachers who are communicating this information. So my personal goal is to always create a safe space जहाँ पे बच्चे आके मुझे पूछ सकते हैं openly any questions they have about their changing bodies, or even a rights-based approach to learning about reproduction and sexual health.
और जब हम स्कूल टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं, और जो भी टीचर्स ये चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सेंसिटाइज है कि नहीं या ट्रेंड है कि नहीं. तो in Jharkhand alone in the year 2022, according to the government data, 40% of schools had a vacancy for the teachers, and for biology teachers especially 291 posts were advertised for their requirement. So there is a dearth, or there is a gap in this also, not just the textbook or the information, but the people who are delivering it. And also according to the government data, the number of students enrolled in the school but they don't show up is almost as high as 28.7% as per the 2021 to 22 data. So my learnings from my project has been that in order to create a more coherent access of SRHR information for adolescents, the textbook language could be revised to a more sex positive and rights based approach and be inclusive of gender and mental health, and that teachers are sensitized and trained in delivering the same curriculum. Thank you. Thank you, Namrata. Thank you for sharing your learnings with audience. We have another fellows, Sambhavi Sharma. Sambhavi Sharma, sorry. You are currently hold the role of project coordinator at Humsafar Trust in Mumbai, an organization dedicated to serving the LGBTQAI plus community. You have been with the organization for 3 months, focusing on among people living with HIV. आपने fellowship के दौरान men's role in family planning and the impact of gender and masculine norms विषय पर काम किया. तो सांभवी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए और अपनी लर्निंग शेयर करें प्लीज. Thank you, Naren. Introduction के लिए. Hello everybody. Thank you for giving this opportunity to represent our team's work here on this platform. हम लोग 4 लोग थे from Assam and Bhopal, along with Nidhi and Falak. We tried to understand कि कैसे social norms impact करते हैं men का engagement in family planning. Ever since family planning program आया है, I think the burden of family planning has always been on females. And so from high usage of or female sterilization is like the highest used method. वहाँ से लेकर social norms के fertility के around जितने भी social norms हैं उनका burden female पे ही जाता है. Even though male are very central of family planning, and now even government is highlighting it, we believe that their engagement is not effective due to social and gender norms. हमने इस स्टडी के दौरान हमने कोशिश की कि हम उन्हीं से जानें कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी सोच क्या है और उनका मानना क्या है. तो हमने करीब 16 पार्टिसिपेंट से बात की थी इस स्टडी में, जिसमें से हमने आशा से भी बात की थी. मेरा फोकस थोड़ा मेन पे ही रहेगा. वी टॉक टू अराउंड 16 men. So हमारा फाइंडिंग्स ये रहा है कि काफी मैंने ना स्टडी सेड दैट डिसीजन मेकिंग अराउंड फैमिली प्लानिंग वाज very much mutual between them and their wives, but in the same line they also said कि contraceptives का usage and access was managed by them or controlled by them. They also shared how they felt their family saying things like oh you have an elder brother, he had a child early in his marriage, it's already been 2 years, why don't you have a child now? So they had that, they felt some pressure on that too. They felt pressure for having firstly an early child and a male child. And they also what we also observed was that elderly in the family kind of governed of how many children they should have, how many at what time should they have, what gap should they have. So
all of that was also governed by the elderlies in the family. Um, Having said that, there were two male respondents who said that they would like a girl child. Interestingly, they also mentioned that they thought a girl child would take lot better care than a male child would. And I think that is all internalized gender norms which plays major role. Uh, इन्हीं सबके findings के ऊपर us as a group we recommended that firstly there should be engagement of men even in education and awareness campaigns. Um, through media or through community-based interventions, and there should be a way to address these harmful notions of masculinity. So maybe create a community safe space where we talk about myths and assumptions and about and around sex, reproduction, and family planning. We've had an amazing journey throughout, all of us, and we came across very interesting notions. And I would request all of you to go through our knowledge product once it's out. Thank you. Thank you, Sambhavi, for sharing your learnings. तो हमारे पास और भी फेलो है जो अपना फेलोशिप के दौरान का लर्निंग शेयर करेंगे, लेकिन मैं बचे हुए फेलो से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो लर्निंग्स रहेंगे उनको जल्दी कंक्लूड करेंगे। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट नवीन। नवीन, आप जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। आप पिछले 4 वर्षों से पीपल फॉर चेंज एंड जमशेदपुर क्विर सर्कल के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही आप यस फेलोशिप में फेलो भी हैं। आपने बुकलेट ऑन सेक्सुअल हेल्थ एंड प्लेजर ऑफ क्विर पॉपुलेशन सब्जेक्ट पर काम किया है। आप अपना अनुभव शेयर करें प्लीज, नवीन। तो थैंक यू नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने अपना कैमरा ऑन करा बट मैं दिख नहीं रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं यस फेलो हूँ। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। 4 सालों से पीपल फॉर चेंज और जमशेदपुर क्वेयर सर्कल के साथ काम कर रहा हूँ। पीपल फॉर चेंज जो कि बच्चों, महिलाओं और युवाओं के साथ काम करती है, और उसका एक प्लेटफॉर्म है जमशेदपुर क्वेयर सर्कल जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के युवाओं के साथ काम करती है, उन्हें अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करने की और स्कूल और कॉलेजेस में जेंडर सेंसिटाइजेशन पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है। मैं और मेरा ग्रुप मिलकर एक हम लोगों का जो टॉपिक था वो सेक्सुअल हेल्थ और प्लेजर पर था। मैं और मेरा साथी जो सभी है, सभी कोई लगभग क्वेयर कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। तो ज्यादातर क्या है कि सेक्सुअल हेल्थ और प्लेजर पे हमारे जो भारत में इस पर लोग बात नहीं करते हैं, और ना ही ज्यादा इस पर कुछ इंटरनेट पर कुछ जानकारियां मिल पाती इसके बारे में। और हमारे यहाँ बात करने में बहुत ही लोग शर्माते हैं और बहुत ही मतलब कि अनसेफ मतलब कि महसूस करते हैं इस तरह के मुद्दाओं पर बात करना। तो हमें तो काफी कुछ इस फेलोशिप से लर्निंग रहा, जिसमें से कुछ कुछ पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे अपना लर्निंग का बताना चाहूंगा। पहला है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, जो कि मुझे रिसर्च के बारे में जो सीखने को मिला है। तो ये इसमें कोलैबोरेट करके हम अलग अलग एक्सपर्ट के साथ, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ, जिससे हमारा प्लेजर के बारे में जानने का सिलसिला है उसको अच्छे से जान पाए और रिसर्च में हम ये ऐड कर पाए, और जो हमारा लंबा सा प्रोसेस है जानने की वो परफेक्ट हो पाए। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो रिसर्च इज ऑनगोइंग प्रोसेस। इस फेलोशिप ने हमें ये सिखाया प्लेजर कभी रुकता नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमेशा एक्सप्लोर होता रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसिटी इससे, क्योंकि प्लेजर को हम अलग अलग तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमारा जो तीसरा पॉइंट लर्निंग पॉइंट है वो है एथिकल अवेयरनेस। हमें ये समझ आया कि हमारा जो एथिकल डायमेंशन है, जो हम अलग अलग तरीके से प्लेजर को अटेंड करते हैं हर रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उसे जानने का सही तरीका, हम उसे किस तरीके से समझ पाते हैं और हम प्लेजर के बारे में क्या सोचते हैं। और चौथा पॉइंट है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। सबका अलग अलग अपना सोच होता है इसके बारे में, और सबके इसके एक्सप्लोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर इंसान अलग अलग जगह और कल्चर से आते हैं, तो इसका अलग अलग जानकारियां हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से जानकारियां लिए होते हैं। हमें ये फेलोशिप से और भी ये सीखने को मिला है कि प्लेजर कितना जरूरी है, फिजिकल प्लेजर और मेंटल प्लेजर एक्सप्लोर करना। थैंक यू।
Thank you, Naveen, for sharing your learnings. So, अब हमारे पास लास्ट फेलो है स्मृतिमयी सारंगी. स्मृतिमयी सारंगी, yes fellow from Odisha, currently pursuing a PhD at University College Dublin. You work on public health and more specifically on the domain of maternal and reproductive health and research. Being a woman from the state of Odisha, please share your experience and perspective on how gender and SRHR rights are influenced in disaster situation. So, Smriti, now you can share. Yeah, hello. Hello everyone, and thank you Narendra for introducing me. So yes, myself Smriti Mai Sarangi. I'm from Odisha, and I'm currently doing my PhD in University College Dublin, Ireland. So all the learnings from this Yash Fellowship, I'm definitely going to use it in my PhD, working on reproductive health and maternal health more specifically. So now coming to the sharing my experience on how I have learned in this fellowship and how it have helped me understand my perspective on SRHR and disaster. So I come from a state, Odisha, which have faced more than 10 disasters or rather cyclones in last 2 decades. So and if you look at the response system, it has gone a long way in responding to the disaster and after disaster effects. So but I want to share few experience of mine that I think there is a lack in it all as well. So I would like to share an experience of Fani when so during the Fani our village was very badly hit and we were cut off electricity for like almost 21 days. तो हमारे पास कनेक्टिविटी का भी कोई ज्यादा वो नहीं, it was difficult for us. And during the relief team when they came, so they distributed relief and everything, but surprisingly I didn't find any sanitary napkin in the relief kit. And those days I had started my masters and started exploring the subject of reproductive health and menstruation and all these things. So I was very curious on why it was not there. So I asked this question to one of the officer who came for a visit after the cyclone hit our village, and I surprisingly I found his answer like very weird because he just said, "What is the need of that?" Because we have more suppressing matter at hand. There are lives to look into. There are loss of livelihoods. So sanitary napkin is not a priority now, and he also said कि when you are distributing खाना, so उसके साथ आप कैसे sanitary pad बांट सकते हो? It's not right, you know. So this made me realize it was wrong back then, but now that I have learned what SRHR is, how gender works and all, so now and I know in the NDMA guidelines for relief, so there is a guideline where there should be dignity kits with sanitary napkins and disposable bags in it. So I now understand that even though back then there was no sanitary napkin in the relief kit, it also shows that how unaware the officer was about the guidelines also. So adding to what Farida said on the findings of there should be women and there should be sanitary napkins in the kit, I also want to add that in the policy level, the men's or the officers or the individuals who are in the system of uh, going to these places in the relief teams and all these steps that are there in the disaster, they should be aware on how important it is to have sanitary napkins, have proper space for all individuals, and how the privacy and security gets breached on such situations. So these things should be there in the policy level to make everybody not like when we say there should be women in the relief team, we also should add into it ki the men should also be aware of the fact that how important it is to support the fact that okay, sexual and reproductive health is not
or thought of taboo or anything. It can be discussed openly, and we should have a broader mindset while talking about it. And also one more thing I found, so in my village and in many villages that have been affected during this such disaster situations, so there are women, there are widowed women, there are elderly women who are unaware of the fact that there is a fund which help them restore their life, which give them sustainability after they have hit by cyclone. Because of the taboo and stigmas that are there in our society, they are enclosed in the four walls of their house so far in their life. So now that they have, everything is gone in the cyclone and the disaster, so now they are left with nothing. They don't even have the opportunity or the courage to seek help, because they were always been enclosed and they don't know now what to do. So it's also important to take this awareness to the individual level, where we can simultaneously work on the stigmas that are there in our society, along with educating people on how to tackle with such a situation. And thank you so much for giving me an opportunity to speak my experience here, and thank you for all the learnings. Thank you all. Thank you, Smriti. Thanks to all presenter for sharing their findings from their knowledge products and their perception and experience from their findings. So, after experience shared by fellows, I would like to invite Dr. Santavna Adhikari from CINI India. मैम, आप आए और यस फेलोशिप के साथ आपका जो अनुभव रहा है वो शेयर करें. What do you, Santavna मैम? थैंक यू सो मच नरेंद्र. Thank you. मैं अब तक सुन रही थी सबके, मतलब जो भी हमारा जितने भी फेलोज हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस वेबिनार एज पैनलिस्ट. तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यश फेलोशिप प्रोग्राम है, ये मतलब प्रोग्राम बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम है, जहाँ पर हम लोग इतने सारे जो भी यूथ हैं सबको इकट्ठा कर रहे हैं, टीम के हिसाब से कैसे एक एक चीजों के ऊपर काम हो रहे हैं. और बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब डीप डाइव हमने देखा सबके तरफ से कि कैसे सारा चीजों को एनालिसिस किया. मतलब एक जो भी नॉलेज प्रोडक्ट इन लोगों ने बनाया, एक एक थीम सिलेक्ट करके, वो काबिल तारीफ मतलब होना चाहिए उसका. और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सिनी बहुत दिनों से एडोलेसेंट यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग बार बार जब भी हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं या उनका हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करते हैं, तो पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा ये आई मीन इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है हमारा प्रोग्राम का. तो जो भी ये यश फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू इतने सारे यूथ अगर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं इश्यूज को, दैट इज रियली आई थिंक कि ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम एंड फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो टू नो अबाउट देयर एफर्ट, देयर इनिशिएटिव. और मैं ICRW को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया प्रोग्राम का, और इतने सारे यूथ को एक मतलब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाना, उनका सेशन वगैरह करवाना, फिर उनको सारा ये थीम वाइज जो नॉलेज प्रोडक्ट वो बनाने वाले हैं इसके लिए उसको मोटिवेट करना. एंड दे आर डूइंग गुड, वेरी गुड जॉब. जो सिनी के तरफ से भी जितने सारे फेलोज हैं, उनका जर्नी जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे मेंटर के हिसाब से उन्होंने आई थिंक कि वी आर नर्चरिंग आवर RKs के ग्रुप, जो भी पीयर एडुकेटर्स और एडोलेसेंट हैं, उस ग्रुप का कैसे मेंटरिंग किया है, और कैसे नॉलेज प्रोडक्ट में मतलब वो सारा चीजों को लाना, और स्पेशली SRH के ऊपर, देन जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, और मेल एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज करना चाहिए उसको लेके इतनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने स्टडी किया और पार्टिसिपेशन बढ़ाया थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. ये हम लोगों को भी अच्छा लगा, ये लर्निंग हमारे लिए भी है. और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ इस इनिशिएटिव के लिए, जितने भी फेलोज हैं, जिसने भी इतने अच्छे से सारा चीजों के ऊपर काम किया है और मतलब इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है. और हम चाहेंगे कि हम लोग और भी इस मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म में सारा यूथ ग्रुप को ला सके,
उनका पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा, आई मीन पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल पार्टिसिपेशन, जो सिर्फ उनके लाइफ में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है, वो सोसाइटी के ऊपर भी करता है। एडोलेसेंट ग्रुप और जितने भी और भी यूथ मेंबर हैं उनके लिए भी एक लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, उनको भी मोटिवेट करेगा इस मतलब ऐसे सारे प्रोग्राम में जोड़ने के लिए, और अपना जो भी उनका एबिलिटी है वो कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स मेकिंग आवर सोसाइटी वेरी ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच। मैं बस सिनी की तरफ से यही बोलना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ बाकी सारे यश फेलोशिप प्रोग्राम के जितने भी फेलोज हैं उनको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुर्गा पूजा शुरू हो गया है, तो सबको हैप्पी दुर्गा पूजा, और दिवाली भी आ रहे हैं। सो एडवांस में आप सब लोगों को दिवाली के शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे सब अलग अलग एरिया के यूथ्स को एक प्लेटफॉर्म देकर सोशल डेवलपमेंट को समझाना, और समझाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं यस फेलोशिप पार्टनर्स व आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने मुझे भी एक राष्ट्रीय स्तर का मंच दिया व सामाजिक विकास को समझने में एक नई दिशा दी। वह सभी का धन्यवाद जिन्होंने आज के इस वेबिनार में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो अब आगे के क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं मिस प्रणीता अच्युत को बुलाना चाहूंगा। प्रणीता मैम, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। आई मीन इतना सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू रियली से कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द यश फेलोज फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग, लाइक फर्स्ट वाले में भी और इसमें भी। हाउ ब्यूटिफुली आप लोगों ने अपने पर्सनल अनुभव को, अपने काम को, और एक बड़े बड़े जो मुद्दे हैं SRHR का, RKS के प्रोग्राम की बात करी, डिजास्टर के इश्यूज क्या हैं, टेक्स्ट बुक्स कितने किस हद तक रिस्पॉन्सिव हैं और नहीं हैं यंग पीपल के नीड को एड्रेस करने के लिए, समझने के लिए, कितना गैप है जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, उनके पास शायद वो पर्सपेक्टिव एंड स्किल्स सफिशिएंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट उस पर उतना नहीं हुआ है ताकि वो यंग पीपल के जो नीड्स हैं उसको समझ सके और उसको एड्रेस कर सके। तो एज यंग पीपल आई थिंक आपने इन सारे मुद्दे को बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरती से उभारा है, और उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को सिर्फ एक फेलोशिप का मुद्दा और उस फेलोशिप के अंदर किए गए प्रोजेक्ट की तरह ना देखेंगे, बजाय इसके कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ मच बिगर इशू जिसको आप आगे फॉरवर्ड भी लेकर जाएंगे। और ये बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि यस फेलोशिप को ज्वाइन करने से पहले भी आप में से कई लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे थे। तो ये एक आपके ऑलरेडी जो जर्नी आप कर रहे थे उसका एक पार्ट है और आगे भी बना रहेगा। लास्ट टाइम भी जैसे हमने कहा था कि ये फेलोशिप खत्म हो गया है, बट जो एक दूसरे से कनेक्शन है, जो पीयर लर्निंग, पीयर सपोर्ट के का एनवायरनमेंट आप लोगों ने क्रिएट किया है, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट से इंसाइट्स एंड लर्निंग्स लाकर एक दूसरे को स्ट्रेंथन किया है। आई थिंक ये जो आपका अप्रोच है, जो ये जर्नी है, ये आगे सतत चलती रहेगी। और आई मीन आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। And I want to also end with thanking USAID for supporting this MCGL program, for JPIGO for leading this program, the larger MCGL program, MCGL के सारे partners जिन्होंने directly indirectly इस फेलोशिप को बनाने और उसको आगे बढ़ाने में मदद की, जो यश फेलोशिप के जो मेंटर्स हैं within ICRW, outside ICRW, the insights and contribution from all of them has been tremendous, and it's been a learning journey for all of us. Thank you everyone. I think we want to have a picture, a collective picture of all the fellows,
and I see that most of our attendees are also Yash Fellow. So is there a way to, Anurag, thoda sa, if you can help us bring all the fellows here so that they can switch on their camera and we can try to take at least one big group photo. That will be really nice. Yeah, Anurag, all is it panelists, possible yeah, to do? yeah, it is possible. So all panelists can switch on their camera. Yeah. And जो attendees में fellows हैं उनको कैसे move कर सकते हैं? Is there a way to move them here? मैं दिख रहा हूँ अभी। 1 minute, I am just moving them one by one. Just Okay. दिख रहे हैं We'll नवीन। wait. Yeah. Beautifully, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा अपना share किया. And it is indeed very inspiring. आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा सचमुच आप लोगों ने अपने ग्राउंड एक्सपीरियंसेस बोले हैं एंड इतने मन से बोले हैं, द वे engrossed you are while saying or sharing your experiences. I really loved it. Thank you all of you, especially to Narendra. Thank you. So I think other than Yash Fellows, may others may drop. And really thankful for our attendees to be there. I think there are a couple of questions. Maybe usko hum log address karke and we'll share back. Anurag, Indrani, Radhika, Subrata, and Falak. इनको आप please include कर लो. 1 minute. प्लीज फलक को भी इंक्लूड कर लीजिएगा. It has been done. So they will have to rejoin the webinar as a panelist. So they will be joining. Okay, okay. Okay, Falak is already here. Subrata भी आ गए हैं. इंद्रानी अभी भी उधर ही है. Radhika के. So बस इंद्रानी is left. Indrani, are you there? He will be joining as a panelist soon. इंद्रानी को आपने भेज दिया? हाँ, भेज दिया. Okay. Indrani, if you can hear, please join as panelist वाला link use करके. She's the only one left. Let me know if you want me to do the hat thing, okay? Yeah, sure. Please do that. Maybe meanwhile, everybody who is here can try that hat.
So what I want is everybody to go to their start video mein. You will see like a virtual background. Just click on that. And then uske niche you will see filters. Can you see filters? Choose a video filter. Wahan pe you will find a hat. And this is a graduation cap which I want everybody to wear. If the instructions are not clear, you let me know. मुझे नहीं मिला. Go to video filter. वहां पे choose the hat. Backgrounds and effects में जाके ओके नम्रता यू आर ऑन द वो वाला बैकग्राउंड. आपको बैकग्राउंड नहीं फिल्टर पे जाना है. फिल्टर पे क्लिक करो. I don't see an option for filter here. It's just a couple of backgrounds. Can you see background and effects? No, I just have a choose background. I'm joining from my browser, if that makes sense. Okay, maybe, yeah. If you were on Yeah. the app, then it would have been possible. Yes, could be, could it, Yeah. that be it. Okay, so I think it's only 2 of us who are able to pull these hats together. So maybe we can remove and use like So ऐसे. I'm going to turn my video off and I'll let you and the fellows have this photo, okay? नहीं तो उसको नहीं let's all of us be here. खाली वो virtual उसको हटा देते हैं. Okay, so and yeah, please अपना कैमरा ऑन कर लो. शुभव्रता. संदीपा. Great. Hi Rohit, good to see Yes, you. इंद्रानी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो. इंद्रानी. Yes. Yes. Hi. Sandeepa, yeah. Hi Samayana. Yes. फोटो कौन खींच रहा है? Anurag, you can also switch on. Is someone taking picture? Let me take the picture. Yeah, please. मैंने तो लिया, एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने. अच्छा. So 1, 2, 3, everybody smile. Great. हो गया? I helped you as much as I could, Anurag. Yes, no problem. Great. Thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you Radhika. Thank you Sandeepa.